हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीसरी विधि विलोपन विधि की बात करने वाले हैं। इससे पहले तक हम लोगों ने 3.3 प्रश्नावली तक प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर ली है। अब विलोपन विधि की बारी है। अब बात यह है कि विलोपन विधि समझने के लिए जो हमें बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो काफी टफ एग्जाम्पल्स हैं, तो उससे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स तो यहाँ बेसिक से लिखे हैं, एक आसान से एग्जाम्पल, ताकि विधि हमें समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम बुक के एग्जाम्पल शुरू कर लेंगे जो थोड़े से टफ हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि, नाम में विलोपन, विलोपन मतलब एलिमिनेशन, हटाना, मतलब इसमें एक चर को हम हटा ही देंगे, एकदम समीकरण से ही गायब कर देंगे एक चर को। कैसे गायब करेंगे? देखो, दो समीकरण आपको दे रखी होती है, दोनों समीकरणों को जोड़ के या घटा करके दो में से एक काम करना है। या तो दोनों समीकरणों को जोड़ना है या दोनों समीकरणों को घटाना है। इससे एक चर गायब हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, अगर मैं 1 + 2 कर दूं, जोड़ दूं 1 और 2 समीकरण को, तो क्या बनेगा? जोड़ोगे तो ये हिस्सा बराबर के इधर वाला हिस्सा इधर वाले से जुड़ेगा, इधर वाला हिस्सा इधर वाले से जुड़ेगा। तो x और 2x तो जुड़ करके हो जाएगा 3x, और प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, और उधर 10 और 5 मिलकर के हो जाएगा 15। तो क्या बना? यहां से x का मान सीधा आ गया 15/3 मतलब 5। इतना आसानी से x का मान आ गया। बाकी किसी भी विधि से करते तो इतना जल्दी नहीं आता। तो कभी कभी क्या है, विलोपन विधि बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर देती है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग विधि को हम यूज ले सकते हैं क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए। आप किसी भी विधि से प्रश्न को हल करो, आंसर पे फर्क नहीं आएगा। आप इसको ग्राफ से सॉल्व करोगे तो भी x का मान 5 आएगा, आप इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे तो भी x का मान 5 आएगा, विलोपन से हम कर रहे हैं तो भी 5 आ रहा है। और आगे एक और मेथड पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, उससे करोगे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, मेथड बस अलग है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा आपके। x का मान आपका 5 आ गया, आपको जो ठीक लगे उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। मैं पहले वाली में रख रहा हूं क्योंकि वो आसान सी दिख रही है, तो x का मान 5 यहां रख रहा हूं। तो समीकरण 1 में मान रख रहा हूं, मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, अभी सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करेंगे जब करेंगे। तो x का मान यहां रखा 5 प्लस y बराबर में कितना आ रहा है? 10। तो y कितना आ गया यहां से? 10 - 5, y का मान भी 5 ही आ गया। तो बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो करना क्या है, जो दो समीकरण आपको दे रखी है आप उसको चेक करो कि जोड़ने पर कोई चीज कट सकती है या घटाने पर कोई चीज कट सकती है। जैसे यहां की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो कुछ नहीं कटने वाला, x और x जुड़ करके 2x हो जाएगा, माइनस का y और 10y जुड़ करके 9y हो जाएगा। तो कुछ कटा ही नहीं, तो जोड़ने पर नहीं कट रहा। लेकिन अगर घटा दें तो x में से x घट करके 0 हो जाएगा। सही बात है। अगर हम इसको घटा दें तो देखो क्या बनेगा, घटाते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया। हम यहां क्या एक्शन ले रहे हैं, हम यहां 1 - 2 कर रहे हैं। इस वाले केस में जगह थोड़ी कम है तो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं, आगे भी करना है। ठीक है, दोनों को घटा रहे हैं, जरूरी नहीं है 1 में से 2 घटाओ, 2 में से 1 भी घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये घटा रहे हैं तो x - x ये तो कट जाएगा, काम खत्म इसका। तो यहां पर y कट गया था, जरूरी नहीं है y कटे, कभी हो सकता है x कटे, जोड़ने पे कटे, हो सकता है कभी घटाने पर कटे। तो कोई भी सिचुएशन हो, हमें एक वेरिएबल हटाना है, काटना है किसी एक को, या तो x को काटो या y को काटो, ऐसी सिचुएशन बना लेनी है, या तो जोड़ के या घटा करके। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। माइनस का y माइनस का 10y माइनस का 11y हो गया, और 7 और -4 मिलकर के 3 हो गया, 7 - 4 3। तो यहां पर y का मान आ गया 3/11, माइनस का माइनस भी इधर ही गया, जो भी मान है कोई दिक्कत नहीं है, 3/11 हमारे पास आ गया। इसके बाद में y का मान किसी में भी रख दो, चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। 1 अपने को थोड़ा आसान सा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में मैं मान रख रहा हूं, तो x माइनस y है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/11 और बराबर में है 7। तो x का मान कितना आएगा? 7 - 3/11, 11 अगर एलसीएम में ले लें तो 77 - 3
ये आएगा 74/11। तो x का मान 74/11 आ गया, y का मान माइनस का 3/11 आ गया। काम क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। कुछ भी करने पर x या y में से कुछ ना कुछ कटना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। एलिमिनेशन मेथड उसी को बोलते हैं। विलोपन विधि में से, विलोपन विधि में या तो x या y को विलोपन कर देते हैं उन दोनों में से किसी का। ये है फॉर्मेट। अब एक बार अगला एग्जाम्पल देखो, कुछ नया, हर किसी में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। थर्ड एग्जाम्पल इस तरह का है कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = 6। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लेकिन आप इस समीकरण को जोड़ दोगे तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, कुछ नहीं मिलेगा। घटा दोगे तो भी कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2x है, ये 3x है, नहीं कटेगा। ये 1y है, ये 2y है, नहीं कटेगा। यहां तो क्या है, ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे, तो जोड़ने घटाने पर डायरेक्ट कट रहे थे। अब डायरेक्ट नहीं कट रहे, तो अगर डायरेक्ट ना कटे और विलोपन विधि से करना है तो फिर कैसे करें? काटने का क्या तरीका? एक तरीका है कि सेम बना लो, या तो ये सेम बना लो या फिर ये सेम बना लो। यहां पर इनको सेम बनाने से ज्यादा आसान है y को सेम बनाना। अगर y को हम सेम बनाते हैं तो सिर्फ इतना करना होगा कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, बस। अगर समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये तो 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और 2y सेम बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए अपने को करना चाहिए समीकरण 1 × 2। उससे क्या बनेगा देखो, उससे बनेगा अपने पास 4x प्लस में 2y और बराबर में 5 दूना 10। सब कुछ 2 से गुणा होएगा, वो तो पूरा ही बराबर के उधर भी। ये हमारा नया समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। और 2 नंबर समीकरण में इसके नीचे लिख देता हूं अब 3x और ये 2y और बराबर में 6। अब ये समीकरण 2 नंबर था, वापस से मैंने लिख दिया है। आपको बस इतना करना है, 3 में से अब 2 को घटाना है, क्योंकि 2y में से 2y घटेगा तो ही कटेगा, है ना। तो 3 में से 2 को घटा देते हैं। घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन किस तरह से चेंज होंगे? प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, तीनों ही प्लस हैं तो तीनों ही माइनस हो गए। 2y से 2y तो कट गया। यहां पर क्या बचा? 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा और 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। x का मान हमारे पास 4 आ गया। x का मान 4, चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, जो आपको ठीक लगे। ऊपर वाला थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं ऊपर वाले में रख रहा हूं। तो समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं तो ये बनेगा देखो, तो 2x मतलब 2 × 4 प्लस में y ऐसे कैसे और बराबर में 5। तो ये हमारा कितना आएगा देखिए, 4 दूना 8 प्लस y बराबर 5। तो y हमारे पास आ गया 5 - 8 के 8 उधर माइनस में चला जाएगा, मतलब -3। तो x का मान तो 4 आ गया, y का मान -3 आ गया। तो अगर डायरेक्ट जोड़ने या घटाने पर बात नहीं बन रही है तो कुछ गुणा करके जोड़ो घटाओ, उससे बात बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं विलोपन विधि से। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो उदाहरण नंबर 11 में शुरू करने जा रहा हूं। उसमें क्या है कि इक्वेशंस थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने थोड़ी सी आसान इक्वेशंस यहां पर ले ली थी। अब आपको बेसिक अगर समझ में आ गया है तो अब वो टफ क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 11 देखिए, शुरू कर रहा हूं मैं। उदाहरण नंबर 11 है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो, मासिक आय निकालनी है, वो सब निकाल लेंगे। अनुपात का क्या करना है? आपने पहले पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अगर अनुपात में इस तरह से 2 व्यक्तियों का जो भी डेटा दे रखा है तो पहले वाले को तो 9x लिख सकते हैं, दूसरे वाले को 7x लिख सकते हैं, x के रूप में ब्रेक कर सकते हो इसको। ऐसे यहां भी, हालांकि हम लोग x के रूप में ज्यादा ब्रेक करते हैं, लेकिन x में हमने कर लिया है तो यहां 4y और 3y कह सकते हैं उनके खर्चों के लिए। तो यहां पर क्या लिखोगे? यहां लिखोगे कि, मैं शुरू करता हूं, देखो, आय का अनुपात अगर 9:7 है तो माना पहले व्यक्ति की आय 9x तथा दूसरे व्यक्ति की आय, अनुपात हटाते हैं तो x लगा देते हैं, y लगा देते हैं या k लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं हम लोग वेरिएबल। तो ये 7x हो गया। ठीक है, पहले व्यक्ति की आय 9x मान ली, दूसरे व्यक्ति की आय 7x मान ली। अब बात करेंगे उनके खर्चों के अनुपात की। अब लिखोगे आप कि खर्चों का क्या अनुपात है?
खर्चों का अनुपात है 4:3। अगर खर्चों का अनुपात 4:3 है तो माना पहले व्यक्ति का खर्च कितना है, 4 रुपए। वाई में मान लेते हैं इसको, क्योंकि एक्स और वाई में बदलना है अपने को तो वैसे भी। इसको 3 तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च आएगा 3 दोनों को एक्स में मत ले लेना, किसी और वेरिएबल में लिए जाते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, अब हमने आय पता कर ली, खर्चा पता कर लिया, तो बचत भी पता हो जाएगी ना भाई। जितनी आय है उसमें से खर्चा खर्चा हटा दो तो बचत पता चल जाएगी। तो यहां पर उसने क्या बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है। तो भाई बचत का सूत्र क्या है देखा जाए तो, बचत का सूत्र है आय माइनस खर्चा, यही सूत्र है बचत का। इस सूत्र के हिसाब से पहले व्यक्ति के लिए अगर बात करें तो बचत कितनी है, दोनों के लिए 2000 रुपए बचत है, 2000 बचत है। और आय कितनी है, 9x है, तो 9x माइनस, और पहले व्यक्ति का खर्च कितना है 4y। एक समीकरण तो ये बन गया। दूसरा देखो, दूसरे व्यक्ति की बात करें, दूसरे व्यक्ति के लिए अगर बात करें तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम बचत तो 2000 रुपए ही है, 2000 रुपए, दोनों के लिए 2000 रुपए बोला है उसने। आय माइनस खर्चा करना है, तो आय 7x है इसकी और खर्चा इसका कितना है 3y। तो दूसरी समीकरण यूं बन गई। तो इस तरीके से हमने 2 समीकरण बनाई। इस तरह के एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, तो काफी आराम से आप इसको बना सकते हो। सिंपल अनुपात को हमने x और y में ब्रेक कर लिया। बचत का सूत्र, ये जाहिर सी बात है, मतलब इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, समझदारी वाली बात है। तो बचत का ये सूत्र आएगा, उससे इक्वेशन बन गई। अब देखो आगे क्या करना है, इक्वेशन को मैं सिस्टमेटिकली लिख देता हूं जैसे हम लिखते हैं। तो 9x माइनस 4y बराबर 2000, एक तो ये समीकरण है, और एक 7x माइनस 3y बराबर 2000 दूसरी ये समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करें और x और y के मान निकालें। देखो यहां पर जोड़ोगे या घटाओगे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, ना तो यहां सेम दिख रहा है ना यहां सेम दिख रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि समीकरण 1 को किसी से गुणा कर दो तो भाई 9 को किससे गुणा करेंगे 7 बन जाए, नहीं होगा। 4 को किसी से भी गुणा करने पर 3 नहीं बनेगा, ना ही 7 को किसी से गुणा करने पर 9 बन सकता है, ना ही 3 को किसी से गुणा करने पर 4 बन सकता है। तो जैसे जब मिक्स आ जाए ना बहुत ज्यादा, जहां पर किसी को गुणा करने से समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किससे गुणा किया जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में आप देखो कि किसको हटाना चाहते हो आप। अगर आप x को हटाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, अगर आप x को हटाना चाहते हो तो इस 7 से इस इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाले को, और साथ के साथ इस 9 से नीचे वाली समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। आपस में गुणा होता है, 9 से नीचे वाली समीकरण, 7 से ऊपर वाली समीकरण, गुणांकों से आपस में गुणा होते हैं। ऐसे ही अगर y हटाना है आपको तो इस 4 से इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, और साथ में इस 3 से इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। यह है ट्रिक। अब भाई 9 और 7 से गुणा करने से तो अच्छा है 4 और 3 से करें, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं, इसलिए हम 4 और 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो y को हटाएंगे क्योंकि छोटी संख्याओं से गुणा होगा, आसान कैलकुलेशन होगी, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 ये है, 2 ये है, तो 1 को तो हम किससे गुणा करेंगे, उल्टा, इसके गुणांक से नहीं करना, इसके से करना है। तो समीकरण 1 को गुणा किया जाएगा 3 से, तो ये तो 3 से गुणा होगा पूरा का पूरा समीकरण, और समीकरण 2 को गुणा किया जाएगा 4 से, एवं समीकरण 2 गुणा 4, और फिर देखो क्या बनता है, 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचता जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। सबसे हार्ड बनेंगे तो इस तरह के बनेंगे जिसमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बन गया 9 तिया 27x और 4 तिया 12y बराबर में 2000 को 3 से करोगे तो 6000 ही आ गया। सेम नीचे वाले से करो, 7 चौक 28x, 3 चौक 12 और बराबर में
4 दूना 8000। समीकरण नंबर 3 इसको ले लो और 4 इसको ले लो। अब ये दोनों सेम बन गए हैं, दोनों ही माइनस में है, तो जोड़ने पर तो ये -12 और -12 मिलके 24 हो जाएंगे माइनस के, तो जोड़ने से तो फायदा है नहीं, घटा दो इनको। जब सेम साइन होते हैं तो घटाते हैं, अपोजिट साइन हो तो जोड़ते हैं, ठीक है। सेम साइन में घटाना ही है आपको, तो यहां पर क्या लिखोगे, 3 - 4, 3 में से 4 को घटाओ तो यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाने पे साइन चेंज होता है, पहले नीचे वाले माइनस साइन है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस का 12 और प्लस का 12, ठीक है। +27 - 28 तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 1 बच गया, और बराबर में प्लस का तो 6000 और माइनस का 8000, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2000 यहां से बचा। अब माइनस से माइनस तो पहले काट लो, तो x का मान कितना आ गया यहां से, x बराबर आ गया हमारे पास 2000 रुपए, रुपए नहीं है सॉरी अनुपात है, तो x का मान अगर 2000 आ गया तो पहले व्यक्ति की आय भी आ जाएगी और दूसरे व्यक्ति की आय भी आ जाएगी। हमें सिर्फ मासिक आय निकालने को बोला था, खर्चों की बात नहीं की है। खर्चों के लिए y के मान की जरूरत है, इसलिए हम y नहीं निकाल रहे हैं। अगर खर्चा निकालने को बोला होता तो हम y भी निकालते। फिलहाल x से हमारा काम चल रहा है तो हम केवल x के हिसाब से यहां लिख देते हैं कि पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं, पहले व्यक्ति की आय यहां पर आएगी 9x। 9x का मतलब हो गया 9 गुणा 2000, जिसका मतलब है 18,000 रुपए। ये तो पहले व्यक्ति की आय आ गई। दूसरे व्यक्ति की आय की बात करें तो दूसरे व्यक्ति की आय हमारे पास आएगी 7x। 7x का मतलब है 7 गुणा 2000, जिसका मतलब है 14,000 रुपए। तो ये हमने आय निकाल ली। अगर आपको खर्चा निकालने को बोले तो y निकाल लेना, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख करके y आ जाएगा, तो यहां पर y का मान रखने पर खर्चा भी आ जाएगा। फिलहाल नहीं पूछा है तो काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस तरह का और क्वेश्चन नहीं आया इससे पहले। चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 की। मैं ये मिटा देता हूं, काफी आसान उदाहरण है उदाहरण नंबर 12। ये कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। सिंपल समीकरण दे दी, हमें सिर्फ विलोपन विधि लगानी है, आंसर निकालना है। शुरू करेंगे, देखो कैसे। यहां पर तो 2x है, यहां 4x है, यहां पर 3y है, यहां पर 6y है, तो सेम तो है ही नहीं कि डायरेक्ट जोड़ने और घटाने पे काम बन जाए। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं इसको। तो डायरेक्ट जोड़ने और घटाने पर बात नहीं बन रही, तो हम क्या करते हैं उस परिस्थिति में, पहली वाली समीकरण को 4 से, दूसरी को 2 से करते हैं। ऐसा तो करते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट हो रहा है यहां पर। देखो, अगर पहले वाली समीकरण को सिर्फ 2 से गुणा कर दें तो ये 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और 4 सेम बन गया तो काम हो जाएगा हमारा, कहीं दिक्कत ही नहीं है। हमें तो बस सेम बनाना होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 से इसको पूरा गुणा करें, फिर 2 से इसको करें और वैसे ही सॉल्व करें। हमें बस ये काम करना है कि दोनों तरफ या तो x का गुणांक सेम बन जाए या y का गुणांक सेम बन जाए। कुछ भी गुणा करने पर किसी भी समीकरण को x और y के गुणांक सेम बनाने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाया जाए या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर वो ट्रिक थी कि इसके गुणांक से इस समीकरण को गुणा कर दो और इसके गुणांक से इस समीकरण को गुणा कर दो। अभी तो फिलहाल डायरेक्ट ही हो रहा है। मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहा हूं। अगर मैं पूरी लाइन को 2 से गुणा कर दूं, देखो क्या बनता है, 2 दूना 4x, 2 तिया 6y और बराबर में 2 अंटे 16। ये हो गया हमारा 3 समीकरण। इसके बाद दूसरा समीकरण मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं, क्योंकि हमें घटाना ही है इसको, क्योंकि सेम साइन है। सेम साइन होते हैं तो घटाते हैं, दोनों प्लस प्लस दिख रहे हैं तो घटाएंगे। अलग अलग होते, 1 + 1 - होता तो जोड़ते उस केस में। ये समीकरण 2 ही मान लो आप। तो 3 में से 2 को घटा रहे हैं, घटाने पर साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, साइन चेंज कर दिए। ये कट रहा है इस बार, ये भी कट रहा है इस बार, दोनों ही कट रहे हैं तो यहां 0 हो गया। और उस तरफ 16 में से 7 गए तो 16 में से 7 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 9। यहां पर बन गया 0 बराबर 9, जो कि असत्य कथन है। असत्य कथन कब आते हैं,
हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि भाई समांतर रेखाएं जब भी बनेंगी तो ये कथन कभी भी सत्य नहीं आएगा। और अगर ये इस तरह से आ जाता 9 बराबर 9, एक्स और वाई कट जाते, लेकिन इस तरह से बन जाता 9 बराबर 9 या 0 बराबर 0, तो उस केस में समपाती रेखाएं बनती हैं। एक्स और वाई कट जाएं तो दो केस है, या तो समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं। समांतर कब? जब ये बराबर नहीं आए, असत्य कथन आ जाए, असत्य समीकरण आ जाए। और समपाती कब? जब ये सत्य कथन आए, बराबर आ जाए चीजें। ठीक है, तो फिलहाल ये असत्य कथन है, अतः समांतर रेखाएं हैं, तो अतः इन समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी हल ना आए, समांतर रेखाएं आए। ठीक है जी, उदाहरण नंबर 13 करते हैं। उदाहरण नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इसमें। और इस तरह के प्रश्न अब आगे की प्रश्नावली में भी आएंगे और बहुत तंग करते हैं स्टूडेंट्स को, बड़े परेशान रहते हैं बच्चे इसमें। ध्यान से समझेंगे, पूरा ध्यान इसमें लगाना है ताकि आगे की प्रश्नावलियों तक के प्रश्न हमसे हल हो जाएं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। उदाहरण नंबर 13, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दो अंकों की किस तरह की होती है? दो अंक की संख्या होगी, जैसे मान लो 45 हो गई, मान लो 75 हो गई, मान लो 68 हो गई। दो अंकों की संख्या तो ऐसे ही होती है। तो दो अंकों की कोई एक संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दो अंकों की संख्या ज्ञात करें तो उसको एक्स वाई की तरह अज्यूम कर लेंगे हम। मान लो वो संख्या है एक्स वाई, जिसमें इकाई का अंक तो y है और दहाई का अंक x है। जैसे इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का 4 है, तो x का मान 4, y का मान 5, x का मान 7, y का मान 5। इस केस की बात करें तो x का मान 6 है, y का मान 8 है। तो यहां पर दो अंकों की एक संख्या माननी है और फिर उसको इक्वेशन बना बना करके निकालनी है। तो पहला काम क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो, पहले तो माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक y एवं दहाई का अंक x है। ठीक है, अतः उसका प्रसार कितना होगा? ध्यान से देखो, प्रसार ही इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई को डायरेक्ट काम में नहीं लेंगे हम लोग। किस तरह से काम में लेंगे? ध्यान से सुनो आप लोग। 45 जैसे लिखा हुआ है, मान लो अगर 45 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इकाई का अंक तो ऐसे कैसे लिख दो, प्लस में अगर दहाई का अंक 4 है तो उसको 10 से गुणा करके लिखो, तो 40 प्लस 5 मिलकर के 45 हो जाएगा। ऐसे ही इकाई का अंक तो ऐसे कैसे लिखा जाता है? दहाई के अंक को 10 से गुणा करके जोड़ते हैं, तो ये होता है प्रसार। इस अंक का हमने प्रसार कर दिया। इसकी बात करें तो 8 तो ऐसे कैसे, इकाई का अंक ऐसे कैसे रहेगा? दहाई का अंक जो भी है उसमें 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आपको बनाना है 58 या 59 बनाना है, तो इकाई का अंक तो ऐसे कैसे रहेगा और 5 में 10 से गुणा हो जाएगा, मतलब 50 प्लस 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर दो अंकों का संख्या हमारे पास एक्स वाई लिखी रहे, कोई भी संख्या लिखी रहे, तो कैसे लिखोगे आप? इकाई का अंक क्या है? वाई, तो वाई तो ऐसे कैसे रहेगा, और दहाई का अंक क्या है? एक्स, तो एक्स को किससे गुणा कर देंगे हम लोग? 10 से गुणा कर देंगे। तो ये किसी भी दो अंकों की संख्या का प्रसार लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या है कि इकाई का अंक तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं, सब जगह ही है, इकाई का अंक ऐसे कैसे लिखा है, और जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करके लिखते हैं। दहाई का अंक x है तो उसको 10 से गुणा करके लिखा है। तो उस संख्या का मान हम क्या लेके चलेंगे? 10x प्लस वाई। तो यहां प्रसार लिख रहा हूं, अतः उसका प्रसार 10x प्लस वाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो एक संख्या हमने अज्यूम करी जो कि एक्स वाई जैसी दिख रही है, उसका प्रसार क्या है? 10x प्लस वाई है। एक और संख्या की बात चल रही है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इसके अंकों को अगर उलट दें, जैसे इसके अंकों को उलट दें तो क्या बनेगा?
86 बन जाएगा। इसके अंकों को उलट दें तो 75 हो जाएगा, इसके उलट दें तो 54 हो जाएगा। उलटने पर ऐसे ही बनता है, इसको उल्टे हुए तो 95 हो जाएगा, और इसको उलटेंगे तो, इसको उलट देंगे तो ये yx बन जाएगा। एक्स वाई को उल्टा दिया, yx हो गया। yx हो गया तो फिर से प्रसार करो, इसका प्रसार ही काम का है, प्रसार से ही प्रश्न हल होगा। ध्यान से देखो, इकाई का अंक तो ऐसे कैसे लिखा, सेम रूल, इकाई का अंक तो ऐसे कैसे लिखा, और दहाई के अंक में 10 से गुणा करके लिखोगे तो ये 10y हो जाएगा। फिर से सुनो एक बार, इकाई का अंक ऐसे कैसे लिखा, दहाई के अंक में 10 से गुणा करके लिखा, तो ये इसका प्रसार हो गया। जो संख्या उलटने पर आई उसका प्रसार आएगा 10y + x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा सबको। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि इस संख्या के अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या का प्रसार कितना आएगा, 10y + x आएगा, 10y + x होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल बना। अब बात करेंगे आगे प्रश्न क्या कह रहा है। मेन ये दो चीजें तो हमें बनानी आनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ के समीकरण बनाएंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। दो अंकों की एक संख्या मतलब 10x + y एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या मतलब 10y + x का योग 66 है। तो किस किस का योग 66 दे रखा है, इसका और इसका, मतलब 10x + y प्लस में 10y + x, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 66। ऐसा मत करना कि सिर्फ xy + yx = 66 कर दो, प्रसार करते हुए लिखना है, क्योंकि x और y अलग अलग निकालने हैं। तो प्रसार करके लिखोगे तो ही अलग अलग टुकड़ों में मिलेंगे अपने को, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये प्रसार को जोड़ा और बराबर में 66 हो जाएगा। देखो कैसे करना है अब आगे। इस समीकरण को तो पहले पूरा बना ले हम लोग। यहां है 10x, यहां है 1x तो बन जाएगा 11x, यहां है 1y, यहां है 10y तो बन जाएगा 11y, बराबर में 66 चल रहा है। और अगर मैं यहां पर 11 कॉमन ले लूं तो ये x + y तो ये हो गया और बराबर में 66। तो यहां से इसको मिटाना पड़ेगा, मैं आगे करता हूं। देखो 11 इधर भाग में चला जाएगा तो ये बनेगा x + y = 66/11 मतलब 6। तो समीकरण क्या आ गई फाइनली पहली समीकरण आ गई x + y = 6, समीकरण नंबर 1। बहुत ही आसान सी समीकरण दिख गई। आगे दूसरी समीकरण के लिए उसने आगे क्या बोला है, देखो ध्यान से। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक कौन कौन से हैं, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब उसने ये थोड़ी बोला है कि दहाई में से इकाई का अंतर है या इकाई में से दहाई का अंतर है, ये तो कुछ बोला ही नहीं है। उसने केवल ये बोला है कि इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, दोनों अंकों का अंतर 2 है। अंतर 2 है तो यहां से 2 केस बनेंगे, 2 केस बन सकते हैं। 2 केस क्या क्या बनेंगे, एक तो हो सकता है x में से y घटाने पर 2 आ रहा हो, या फिर क्या हो सकता है y में से x घटाने पर 2 आ रहा हो। या तो x में से y को घटाने पर 2 आएगा या फिर y में से x को घटाने पर 2 आएगा। तो दूसरी समीकरण या तो ये है या तो ये है, तो 2 केस बनेंगे इसमें। अब देखो क्या करना है, तो दूसरी समीकरण या तो ये होगी या फिर ये होगी। तो एक केस तो ये यहां पर लिखोगे आप, केस फर्स्ट। क्या केस है फर्स्ट, कि x + y = 6 ले लोगे और एक समीकरण इसके साथ में ये लोगे आप। और केस सेकंड इधर करते हैं हम लोग। केस सेकंड केस ये है कि एक समीकरण तो ये है ही फिक्स, उसके साथ में दूसरी समीकरण आप ये y - x = 2 लो। तो 2 आंसर आएंगे, इसलिए इसने लास्ट में बोला है ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 2 बनेंगी ऐसी, क्योंकि इससे x और y के अलग मान आएंगे, इससे x और y के अलग मान आएंगे। तो x और y के मानों पे ये संख्या बनी हुई है, तो 2 मान आएंगे x और y के अलग अलग। तो 2 अलग अलग संख्याएं हमें इस तरह की मिलेंगी, जिस संख्या को उसके अंकों के उलटने वाली संख्या से जोड़ने पर 66 आ रहा होगा और अंकों का अंतर करने पर 2 आ रहा होगा। देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो 2 केस क्यों बने, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि इकाई के अंक में से दहाई का माइनस करना है या दहाई में से इकाई का माइनस करना है, इसलिए हमने दोनों केस ले लिए। तो पहले केस को सॉल्व करते हैं।
दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दें तो ये सीधा कट रहा है, y से माइनस y सीधा कट रहा है। बच रहा कितना है, x और x 2x, और इधर क्या बच रहा है 6 और 2 8। तो x का मान आ गया 8/2 मतलब 4। x का मान 4 आ गया। y किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से y आ जाएगा हमारा x प्लस वाई मतलब 4 प्लस वाई बराबर 6 है। तो y का मान आ गया 6 माइनस 4 मतलब 2। तो पहले केस के हिसाब से संख्या अगर हम लिखें तो पहले केस के हिसाब से संख्या आ गई xy, तो मतलब 42। एक संख्या तो हमें मिल गई 42। दूसरे केस में दूसरी संख्या मिल सकती है इसी तरह की। देखो क्या मिलेगी, दूसरे केस में थोड़ा सा पंगा ये है कि यहां तो x है, यहां y है, यहां y है, यहां x है, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है। उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो x के नीचे x ही लिखना है। तो मैं फिर से लिखता हूं x प्लस वाई बराबर 6 है, और इसको अगर सीधा करके लिखें तो माइनस x यहां लिख दो, प्लस का y यहां लिख दो और बराबर में दो। उसी लाइन वो हेर फेर करके लिखा है बस, तो एकदम सेम ही है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों को इस बार जोड़ना है, जोड़ने से ये x कट रहा है डायरेक्टली, तो जोड़ दो, जोड़ने से काम हो रहा है। तो जोड़ोगे तो कट गया y और y 2y हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो y का मान आ गया 8/2 मतलब 4। y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x प्लस वाई मतलब 4 यहां पर रखोगे बराबर 6, तो x का मान आ गया 6 माइनस 4 मतलब 2। ये x का मान आ गया। तो उससे संख्या कितनी आई ये मैं लिख देता हूं यहां कि ये समीकरण 1 में रखने पर आ गया। ठीक है, अब फाइनली यहां से संख्या कितनी आ रही है, संख्या है xy। संख्या तो यही मानी थी ना xy, तो मेन संख्या xy जो है वो आएगी 2 4 मतलब 24। तो या तो 42 होगी या 24 होगी, जिसमें दोनों संख्याओं का अंतर, जो इसके अंदर दो संख्याएं उन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। किसमें से किसको घटाना है ये तो दिया नहीं था, तो 4 माइनस 2 2 है, 4 माइनस 2 2 है। दूसरी बात, इन दोनों को अगर जोड़ते हो 42 और 24 को, तो उसका योग कितना आ जाएगा 66। तो इस तरह से क्वेश्चन करने थे, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि 2 केस बन जाए, यहां पर हो सकता है बहुत बार एक ही केस बने, इस तरह की कंडीशन दे रखी हो। दूसरी बात, जो मेन बात यहां ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक तो जो ओरिजिनल संख्या है उसका प्रसार ये आएगा, और हमेशा जरूरत पड़ती है संख्या को उलटने वाले प्रसार की भी, क्योंकि क्वेश्चन में संख्या को उलटने वाला केस भी देता है, वो हमेशा देता ही है इस तरह के प्रश्नों में। तो उलटने वाले केस में प्रसार ये बनता है। ये दोनों अगर हमें आते हैं तो फिर आगे का काम इतना मुश्किल नहीं होता है। मेन यहां तक का है ज्यादा समझने का। तो ठीक है, इसकी आप और अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करें ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। आगे वाली प्रश्नावलियों में भी आएंगे इस तरह के और प्रश्न। तो ये थे सभी उदाहरण 3.4 प्रश्नावली से संबंधित। तो विलोपन विधि मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग प्रश्नावली शुरू कर सकते हैं। तो अगले वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 3.4 शुरू कर देंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस को बनाने का। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।